हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे टीजीटी हिंदी के 2001 से लेकर 2016 तक जो भी एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र भी अपलोड है, तो उसे भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। पहला प्रश्न कि गोहितम में समास है, यह बताना है कि गोहितम में कौन सा समास है। तो देखिए, जो गोहितम में समास है, एक सूत्र होता है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षिते, अर्थात जहाँ हित शब्द होता है वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है चतुर्थी तत्पुरुष, यह सही हो जाएगा। तो गोहितम में जो समास होगा वह चतुर्थी तत्पुरुष होगा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, यह बताना है कि कौन सा युग्म संगत है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, तो यह सही बात है, ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सही युग्म बताना है, तो यह ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो दीपशिखा दिया हुआ है वह किसकी रचना है, वह महादेव वर्मा की है। प्रलय की छाया वह प्रसाद की रचना है, और कुकुरमुत्ता जो है वह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है यह बताना है। तो देखिए, जाने पहचाने लोग जो व्यंग लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उनका संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो देखिए, जो कामायनी है वह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग है। प्रिय प्रवास जो हरिऔध जी का महाकाव्य है, जिसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत जो है वह मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया कि महाकाव्य नहीं है वह है पल्लव, जो सुमित्रानंदन पंत का एक रचना है, और इस पल्लव की भूमिका के कारण इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो उत्तरायण महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वह रामकुमार वर्मा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है बी वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, निराला जो छायावाद के कवि हैं उनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है बंगाल, वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, यह बताना है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो यह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है, यह बताना है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, जो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है वह मयंक मंजरी है, जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटक है जानकी मंगल, जिसके लेखक हैं शीतला प्रसाद, उनके नाटक में अभिनय किए थे, और लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन किया गया था भारतेंदु जी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो जानकी मंगल है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगर इनके अन्य नाटकों के बारे में बात करें तो अजातशत्रु, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह सभी महत्वपूर्ण इनके नाटक है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है। तो देखिए हिंदी का जो सर्वप्रथम गीति नाट्य है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो करुड़ालय को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करुड़ालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अनघ दिया हुआ है वह मैथिली शरण गुप्त का है और पंचवटी प्रसंग जो दिया हुआ है निराला द्वारा रचित गीति नाट्य है। तो इन सभी तथ्य को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। तो देखिए जो रैदास व निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगर इसमें अन्य जो आते हैं निर्गुण के ज्ञानाश्रय में वो कबीर आते हैं, सुंदरदास आते हैं, पीपा, धर्मदास, धन्ना, यह सभी संत कवि आते हैं। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ है। कवि गंग का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है यह पूछा गया है। तो देखिए जो कवि गंग थे वह अकबर के दरबारी कवि थे और इनका जो जन्म हुआ था वह इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जो एक प्रमुख रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो इटावा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है। रस सिद्धांत पर, अलंकार सिद्धांत पे, ध्वनि सिद्धांत पर, रीति सिद्धांत पर। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत पे अत्यधिक बल दिया है, इस कारण से इन्हें रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के जो लेखक हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनका है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, अशोक के फूल, यह प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तो इसे सबको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किसका है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है कुम्भन दास द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। सूरदास को कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि, यानी सूरदास किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखिए सूरदास भक्ति काल के जो सगुण धारा के अंतर्गत आता है कृष्ण भक्ति शाखा, उसके प्रमुख कवि हैं और ये अष्टछाप के भी कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वह सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। तो इन सभी तथ्य को याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अबलो नसानी अब न नसहें, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है। तो अबलो नसानी अब न नसहें यह जो पंक्ति है तुलसीदास का, यह विनय पत्रिका से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। देखिए विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में रचित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो देखिए तुलसीदास की जो रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, उसका संबंध ज्योतिष से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। तो रूपकों के जो बादशाह हैं वह तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है वह ब्रज भाषा में रचित है
अगर इनके अन्य ब्रज भाषा में रचित रचनाओं के बारे में बात करें तो कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली, यह सभी क्या हैं, ब्रज भाषा में रचित है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, अगला जो प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वह पद्मावत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु यहाँ पे दिया किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है। तो देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो साहित्यिक विधा है उसका नाम रेखा चित्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है यह बताना है। तो देखिए शेष स्मृतियाँ जो संस्मरण है वह कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बात करें केदारनाथ सिंह के संस्मरण का तो उसका नाम है ताना बाना, और रघुवीर सहाय ने दिल्ली मेरा परदेश, और दूधनाथ सिंह ने लौट आओ धार इस संस्मरण की रचना की है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। रीतिबद्ध कवि देव हैं। तो रीतिबद्ध देव कवि रसवादी कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगर देव के रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, शब्द रसायन। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है। तो आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना किया गया है वह बालमुकुंद गुप्त ने किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित्र, यह किसका कथन है। तो यह सभी को पता होगा, यह केशवदास की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर केशवदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो रचना है वह कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका। तो इस सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है। तो देखिए रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया तो इनका है, लेकिन जो भाषा भूषण है वह महाराजा जसवंत सिंह है, उनका एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। देखिए वही प्रश्न पूछा है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। तो भाषा भूषण जो है वह जो रचना है वह जसवंत सिंह का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है, यानी यहाँ पे आत्मकथा कौन सा है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आत्मकथा है वह बनारसी दास जैन द्वारा लिखा हुआ अर्ध कथानक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगर बात करें कलम का सिपाही तो यह जीवनी है अमृत राय का, और चीड़ों पर चांदनी वह यात्रा साहित्य है निर्मल वर्मा का, और बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है या माना जाता है। तो हिंदी में जो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक या कवि माने जाते हैं वह श्रीधर पाठक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखिए श्रीधर पाठक का जो रचना है वह एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, इनके जो अनुदित रचनाएं हैं वह बहुत प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिका का संपादन किया था, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन सी कवि वचन सुधा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है। तो प्रथम काल यानी आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वह हैं किशोरीदास वाजपेयी। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर केवल शब्दानुशासन पूछे तो उसके लेखक हो जाएंगे हेमचंद्र। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। तो यह अज्ञेय की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता हैं वह शालिभद्र सूरी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। तो देखिए आदिकाल की जो भाषा है वह डिंगल पिंगल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है। यह प्रश्न है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है। तो देखिए जो संदेश रासक है वह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी राजमती के विरह का कथा वर्णित है। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, यानी शून्य का जो पूरक तत्व है वह क्या है। तो हिंदी साहित्य में जो सिद्ध साधक है उनकी साधनाओं में जो शून्य है वह परम तत्व यानी ज्ञान का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है, यह बताना है। तो देखिए समास की अधिकता जो ओज कहलाती है यह आचार्य वामन का कथन है। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो देखिए साधारणीकरण की जो व्याख्या किया गया था वह भट्टनायक द्वारा किया गया था, लेकिन हिंदी में जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, धूमिल का पूरा नाम क्या है। तो धूमिल का जो पूरा नाम है वह सुदामा पांडे धूमिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वह सभी जानते होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी। तो देखिए अंधेरे में जो कविता लिखा गया है वह मुक्तिबोध द्वारा एक लंबी कविता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो रचना है वह है चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है। तो देखिए अज्ञेय जो तार सप्तक का प्रकाशन किए हैं वह 4 हैं, और चारों में जो पहला सप्तक है यानी तार सप्तक है वह 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 यानी 79 में किया गया है। तो इन सभी के जो संपादक हैं वह अज्ञेय हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो देखिए जो पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा तो इनकी कहानी है, लेकिन आकाशदीप यह कहानी है जो है वह जयशंकर प्रसाद का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेमचंद जिस कहानी के लेखक नहीं है वह है यहाँ पे देवदासी जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी होली का उपहार, बड़े घर की बेटी, मुक्ति मार्ग यह सभी प्रेमचंद की कहानी है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें जो पंच परमेश्वर वह घटना प्रधान है। आप सभी पढ़े होंगे, इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो गाढ़ी मित्रता है उसके बारे में बताया गया है। तो एक घटना पर आधारित यह रचना है, यह कहानी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। तो वोल्गा से गंगा यह जो रचना है वह राहुल सांस्कृत्यायन की कहानियों का संग्रह है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं। तो यह जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, वह द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथवध आदि इनकी रचनाएं हैं और इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है वह बताना है। तो यह जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही अनुक्रम है वह क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौत द्वारा। उसके बाद जो साकेत लिखा गया 1931 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा। और तुलसीदास जो लिखा गया है वह निराला का है 1938 में। और कृष्णायन जो लिखा गया है द्वारिका प्रसाद द्वारा वह 1943 में है। तो यह सही ऑप्शन है, यह सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, यह बताना है। तो देखिए, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि में तो किसानों के जीवन से संबंधित है, लेकिन जो कायाकल्प है वह पुनर्जन्म पे आधारित इनका उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास के स्त्री पात्र है। तो देखिए, निपुणिका जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखित उपन्यास है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, उसकी एक पात्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी है वह सही हो जाएगा। इसमें एक और पात्र आती हैं भट्टिनी, और याद रखिएगा भट्टिनी महामाया। तो यह ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है। तो देखिए, मित्रों मरजानी जो उपन्यास है वह कृष्णा सोबती का है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य उपन्यासों के बारे में बात करें तो सूरजमुखी अंधेरे के डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, आदमी नामा, यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है। तो यथार्थवादी उपन्यासों में जो प्रधानता रहती है वह वस्तु केंद्रित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। तो सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का जो चित्रण किया गया है वह भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए जो मयादास की माड़ी उपन्यास है उसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो उपन्यास है वह बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह इनकी रचना को दर्शाता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगर अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा के बारे में बात करें तो यह जो है वह निराला का है। और झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही द्रव्या, यह यशपाल का है। तो और यह सोमनाथ वयम रक्षामा, यह चतुर्सेन शास्त्री का है। तो यह सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है। तो देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो लिखा गया है वह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे काटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र,
यह सभी उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, तो इन सभी को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। सन्यासी किसकी कृति है? तो देखिए जो सन्यासी है वह जो उपन्यास है इलाचंद जोशी का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर इलाचंद जोशी के अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो प्रेत की छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, मुक्ति पथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य, यह प्रमुख इनके उपन्यास है, तो इन सभी को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो यहाँ पे जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वह राही मासूम रजा हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इनके उपन्यासों के बारे में बात करें तो आधा गाँव इनका जो विभाजन पे लिखा गया है वह एक चर्चित उपन्यास है, वह आंचलिक उपन्यास है। साथ ही साथ टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़, यह भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो देखिए साहित्यालोचन जो लिखा गया है वह श्याम सुंदर दास द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो देखिए राहुल संस्कृत्यायन का जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है वह अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, यह यात्रा वृत्तांत है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, तो वह राजभाषा क्या कहलाता है कि किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में संपन्न करने वाली जो भाषा है वह राजभाषा कहलाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं वह क्या है। बोली किसकी इकाई है? तो देखिए बोली जो इकाई होती है वह भाषा की छोटी इकाई होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो देखिए छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो इन सभी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 343 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। विभाषा किसे कहते हैं? यह बताना है कि विभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं उसे विभाषा कहते हैं, जैसे अगर ब्रज, अवधी, यह सभी विभाषा हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वह पहले जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यह सही विकास क्रम है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन ए वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत रत्न की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो देखिए जो हिंदी को दर्जा दिया गया है वह राजभाषा को, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी का जो गठन हुआ था, इस कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पंजाबी भाषा जो विकसित हुई है वह विकसित हुई है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं पैसाची, उससे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। देवनागरी वर्णमाला में री है, तो री देखिए एक स्वर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है डी वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की जो आवश्यकता होती है वह किस लिए होती है, यह प्रश्न पूछा गया है।
तो लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। यह चंदर बरदाई द्वारा रचित है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। देखिए एक जब दिया हुआ है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर जैसे बात करें तो जैसे दिया हुआ है कि जैसे दिल्ली जो लिखा जाता है, देखिए दिल्ली जो लिखा जाता है इसमें दो ल है, यानी एक ही वर्ड का युग्म है, तो इसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। इसी प्रकार जैसे बच्चा में दो ठे च है, चम्मच में दो ठे म है, तो इसको याद रखिएगा, यह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है उसे ध्यान से देखिए। कंठ तालव्य कौन सा है? देखिए कंठ और तालव्य कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ए जो बनता है, आप देखे होंगे ए जो बनता है वह गुण संधि में बनता है। गुण संधि में कैसे बनता है? अगर अ के बाद अगर ई आ जाता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ठीक है। तो अ जो बोला जाता है वो अकु विसर्जन्याम कंठ से बोला जाता है, और ई जो बोला जाता है इचु ऐसा नाम तालु से। तो जो बोला जाएगा एक कैसा बोला जाएगा? कंठ और तालु से। तो कंठ और तालव्य यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो देखिए जो महाप्राण होता है वह हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, और अल्प प्राण जो होता है वह पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो यहाँ पे महाप्राण पूछा है तो हर वर्ग का दूसरा, तो देखिए क ख च छ ट ठ, यानी जो ऑप्शन 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह दूसरा वर्ड दिया हुआ है, तो यह सभी महाप्राण व्यंजन है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन आते हैं वह 25 होते हैं, और वह होते हैं क से लेकर म तक। क से लेकर म तक जो होता है वह स्पर्श व्यंजन होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ, जो ऑप्शन दिया है वह क च प द वर्ग में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहनी हंसै दैन कहे नट जाए। यह जो पंक्ति है बिहारी का, इसमें कौन सा रस है यह पूछा गया है। तो इसमें जो रस है वह है संयोग श्रृंगार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो इसे ध्यान से देखिएगा। रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि नभ में झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस है वह जो रस है भयानक रस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आकाश में जो बाज है वह झपटते हुए देखकर सारे कार्य भूल गए और तन कांपने लगा, नेत्र व्याकुल हो गया। तो यहाँ पे जो रस है वह क्या है? यहाँ पे जो रस दिया हुआ है वह भयानक रस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। तो इसे पढ़ने पर ही उत्साह की भावना जागृत हो रही है मन में, तो इस कारण यहाँ पे जो रस है वह क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निशिचर हीन करहूँ मही भुज उठाई पन किन्न, सकल मुनि के आगमन जाई जाई सुख दिन। इस पंक्ति में कौन सा रस है यह बताना है। तो यहाँ पे जो रस है वह बताना है, तो यहाँ पे जो रस है वह वीर रस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया कि अगला जो प्रश्न है कि जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार हो?
जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान होता है वह अन्वन्य अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनते थे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसे बताना है। तो बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनते थे, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ पे आंसू जो है वो उपमेय है और उसकी समानता मोती से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए भ्रांतिमान अलंकार का यह उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हो कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो यह जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें बताना है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पे जो देखिए दिया हुआ है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। तो यहाँ पे देखिए स आ रहा है, तो इस कारण अनुप्रास हो जाएगा। और लेकिन जो बारे बारे दिया हुआ है, तो जहाँ पर एक ही वर्ड 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ वही रहता है, तो वहाँ जो अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो इस कारण यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। वसुधा का गढ़ क्या होगा। तो देखिए जो गढ़ होते हैं वह 8 होते हैं और उसमें जो 3 अक्षर होता है, एक सूत्र इसका होता है, यह माता राजभान सलगा। अगर वह याद होगा तो आप आसानी से उसे कर लेंगे। तो वसुधा में जो बनेगा यह लघु लघु गुरु, तो यह माता राजभान सलगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वह वसुधा में सगड़ बनेगा, यह माता राजभान सलगा, यानी सलगा, यानी यह जो है वह क्या है, यह सगड़ है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोहा के प्रथम चरण में जो होता है वह 13 होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यह बताना है इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ पे जो मात्रा गिनेंगे तो यह जो है वह सवैया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। छप्पय में होते हैं। तो देखिए जो छप्पय बनता है वह बनता है 4 इसमें रोला के होते हैं और 2 उल्लाला के। तो प्रथम 4 चरण जो होते हैं, प्रथम 4 चरण रोला के और 2 अंतिम चरण उल्लाला के होते हैं, तो उससे छप्पय बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। पयोधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जो पयोधि का सही संधि विच्छेद होगा वह पयः धन धी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे बन जाता है मनः प्लस ज मनोज, यश प्लस दा यानी यशोदा। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अत्युक्ति शब्द में संधि है। तो अति प्लस उक्ति हो जाएगा, तो ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा, ई को यड़ची से। तो यहाँ पे यड़ संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे दिया है कि बाल उचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बाल प्लस उचित, यानी यह जो है वह गुण संधि का उदाहरण है। तो बाल प्लस उचित, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। अव्ययी भाव का जो उदाहरण है वह क्या बताना है। तो देखिए जहाँ पे एक शब्द 2 बार आता है, बार बार आता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव होता है। तो यहाँ पल पल में क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि कृताकृत का समास क्या होगा। तो कृताकृत में जो समास है वह बताना है। तो यहाँ पे जो देखिए दिया हुआ कृताकृत यानी कृत प्लस अकृत, यानी कर्मधारय समास है। जहाँ पे विशेषण होते हैं दोनों पदों में वहाँ पे भी कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा।
तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी जो होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि गुड़ गोबर कर देना, तो इसका जो अर्थ होगा कि बना बनाए काम बिगाड़ देना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो आलस्य है वो आलस्य का तद्भव है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है कुष्ठ, उसका तद्भव हो जाएगा कोढ़, और अंधकार का अंधेरा होता है, उल्लास का उत्साह होता है। तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो देखिए अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पे जो दिया है वह दई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो यह जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें विदेशी शब्द जो है वह है ग्लास, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है यह बताना है। तो आपादान कारक यानी जो अलगाव की स्थिति जहाँ होती है वह आपादान कारक होता है। तो यहाँ पे जो है पद से च्युत यानी पद से वह अपने अलग हो गया, इस कारण यहाँ पे आपादान कारक होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे चल रहा है यानी क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इस कारण धीरे धीरे में क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं वह क्या है। यहाँ पे जुराब जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में बोढ़िया का बहुवचन क्या होगा। तो जैसे बोढ़िया का हो जाएगा बोढ़िया, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वह सही हो जाएगा। इसी प्रकार चिड़िया का चिड़िया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। मेज पर सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो मेज का जो हो जाएगा वह हो जाएगा मेजे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो कवि वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी तुरंत कविता करने वाले जो कवि होते हैं उसे कहा जाता है आंसू कवि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या पूछा गया है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अज्ञ का होता है विज्ञ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि बहिरंग का विलोम क्या होता है। तो बहिरंग का जो विलोम होता है वह अंतरंग होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है उसे देखते हैं। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बताना है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वह होता है मधवा, पुरंदर, शक्र, महेंद्र, सुरपति, सचिपति, देवेंद्र, सुरेश। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है गढ़ाधिपति इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है सम शब्द का युग्मक का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसे ध्यान से देखिए, जो सम और सम दिया हुआ है तो इसका जो सही अर्थ है वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो सही अर्थ होगा सम मतलब समान, सम मतलब मोक्ष, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि अहम आसने उपविशामी का हिंदी अनुवाद क्या होगा। अहम आसने उपविशामी का जो हिंदी अनुवाद होगा मैं आसन पर बैठा हूँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो कुएं से पानी लाओ यानी कुपात जलम आनय, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि महाकाव्य कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार का काव्य है। तो कुमार संभव जो आता है वह लघुत्रयी में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है।
अगला एक बात और ध्यान रखिएगा, यह जो कुमार संभव जो कालिदास द्वारा रचित है इसमें 17 सर्ग है, तो इससे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पाड़ी च पादों का समस्त पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा पाड़ी पादम यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है चक्रपाड़ी का समास विग्रह क्या होगा। चक्रपाड़ी का समास विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है चक्रपाड़ो यस्य स, यह इसका विग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया है कि नायक में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो नी धातु से नी धातु में उड़ुल प्रत्यय लग करके बन जाएगा नायक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है पितृऋणम में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे जो अक सवड़े से दीर्घ हो जाएगा, री दीर्घ हो जाएगा, पितृऋणम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं आते हैं। तो देखिए पाणिनि आते हैं, पतंजलि आते हैं, कात्यायन आते हैं, लेकिन साकल्य यह व्याकरण में नहीं आते हैं जो त्रिमुनि व्याकरण शास्त्र हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है जिससे रक्षा की जाए उसके लिए विभक्ति कौन सी होती है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे भित्रार्थानाम भय हेतु। इस सूत्र के अनुसार जहाँ भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है और जहाँ रक्षा किया जाता है वहाँ भी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। नमः नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होगा। तो एक सूत्र और आप पढ़े होंगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्ठ योगाश्च, चतुर्थी विभक्ति हो जाता है इन सभी के योग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है रोचते यानी अच्छा लगना, इसमें कौन सी विभक्ति होगा। तो एक और सूत्र होता है रुच्यार्थानाम प्रिय माड़ह, यानी जहाँ पे रुचि दिखाई देती है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। तो इस तरह 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का परिचर्चा हम लोग देखें। अगले वीडियो में हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।